Dear students, welcome back. Yes, second time or third time in a day, I'm talking to my fourth semester NEP students in DU and other parts of India. जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो 4 ईयर डिग्री कोर्स है उसमें पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की पेपर जो कहलाती है DSC 10 इन DU एंड अदर यूनिवर्सिटीज में भी अलग अलग नेम से आते होंगे। उसके मैं कोशिश कर रहा हूँ एक फ्रेंटिक स्पीड से कि जो DU की जो एग्जाम है 30th को उसके पहले सारे टॉपिक के वीडियो बना जाए। चूंकि कुछ वीडियोस बचे थे और कुछ वीडियो को अपडेट करना था इसलिए शायद ये पॉसिबल हुआ। आई डोंट नो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में और सी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में कितना पॉसिबल होगा, बट आई विल ट्राई जो भी टाइम मिले। लेकिन फिर भी 3 इयर्स क्वेश्चन तो जरूर एनालाइज करेंगे। यदि आप सोच रहे हैं सर क्या बक बक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है स्टूडेंट्स को हेल्प करने का, रिसर्च बेस्ड नॉलेज के बेसिस पे शेयर करने का। अभी तो सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में, वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। आज हम चर्चा कर रहे हैं एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड स्कीम और प्रोग्राम कह लीजिए, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम है जो अब बदल चुकी है VVG रामजी में। उस पे हम कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन चूंकि सिलेबस में एमजी नरेगा है तो उस पे ही हमारा रहेगा फोकस। लेट अस बिगिन। ये है सिलेबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, उसका एक पार्ट है यूनिट 5 जो सोशल वेलफेयर पॉलिसी है। मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, इस पे इन तीनों पे लॉन्च कर दिया। आज लास्ट हम लोग एमजी नरेगा को देख रहे हैं। सो ऑल सोशल वेलफेयर पॉलिसी पे, जिसपे 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पे वीडियो आपको मिल रहे हैं अपडेटेड। यदि हम क्वेश्चन देखें तो आपको पता है कि ये कंप्लीट करते हैं अदर 3 सोशल वेलफेयर पॉलिसी या प्रोग्राम से, इसलिए हर साल तो क्वेश्चन नहीं आ सकता है। 25 में कोई क्वेश्चन नहीं है। 24 में एक नोट था एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पे। तो बेसिकली आपको जो भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन, उसका निचोड़ एक नोट के फॉर्म में 400 वर्ड्स में लिखना है। 2023 में फुल क्वेश्चन है जो एक स्टेटमेंट देता है, एजुएशन आपको उसको जस्टिफाई करनी है। एक तरीका का यदि कहें ऐसा है, लेकिन यदि सीधा कर दें तो सिंपली है यही क्वेश्चन कि इस पे एक एस्से लिखो। क्या है, कैसे इसने जो है एम्प्लॉयबिलिटी जो है रूरल एरिया में बढ़ाया है, एक सोशल सिक्योरिटी नेट दिया है, और कैसे जो है एक पोवर्टी को भी दूर किया रूरल एरियाज में, यही तो बताना है। So MG Narega has played a vital role in eradicating unemployment rural area. ये तो है ही, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें और भी कुछ हुआ है। गरीबी भी हटी है, रूरल वेजेस भी थोड़े बढ़े हैं, लेबरर्स जो है उनकी वैल्यू बढ़ी है, किसानों को प्रॉब्लम भी हुई है कि किसानी के सीजन में लेबर मिलते नहीं है, क्योंकि एमजी नरेगा के तहत उनको जो है गवर्नमेंट से मिलती है, तो एक तरह का वो बेंचमार्क तय करता है। और लेबर इन्फ्लेशन भी गांव में देखने को मिला है, लेकिन एक तरीके से वो अच्छी बात है क्योंकि लेबर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, जिसमें कि अधिकतर जो है, जो पहले से नैरेटेड है, मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया है, बहुत ही पैशनेट वे में नैरेटेड है, लेकिन लास्ट में हम लोग जो कंपेयर करेंगे VVG राम जी से, वो मैंने ऐड किया। लेट अस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि इसको हम एक्ट बोले या स्कीम बोले। मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करें कि ये स्कीम क्या है, जिसको आप शॉर्ट में MGNRGS बोल सकते हैं। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के मायने ये होते हैं कि ये स्पॉन्सर या शुरुआत तो इनिशिएट तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से करती है, और दोनों गवर्नमेंट जो है, सेंटर और स्टेट मिल के फंडिंग करती है। सो इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच प्रोवाइड्स ए लीगल गारंटी। गारंटी है जो कि लीगली बैक्ड है द्वारा, एक्ट नरेगा एक्ट द्वारा। So it provides a legal guarantee for 100 days of work in 1 year, each year, to any adult member of rural household. जो गांव में जो एक घर है उसके जितने मेंबर हैं उन सबको मिला के 100 दिन का काम 1 साल में देने की ये कानूनी रूप से गारंटी देती है। जिसके मेंबर, यदि उस हाउस होल्ड के मेंबर आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ऐसे हाउस होल्ड जिसके की एडल्ट मेंबर जो 18 साल से ऊपर हैं, वो विलिंग हैं अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए, यदि विलिंग है तो सरकार उसको इस स्कीम के तहत 100 डेज का वर्क साल में एक
फैमिली को देने की गारंटी देती है। दिस इज द स्कीम। द स्कीम इज बैक्ड बाय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। यहाँ पे दोनों की लिंकेज बहुत स्पष्ट है। ये जो स्कीम है, जिसको कि आप कह सकते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या MGNRGS, वो बैक्ड है, उसकी बैकिंग जो है एक एक्ट से है, जिस एक्ट को बोलते हैं नरेगा, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। Narega was enacted on 23rd August 2005 and made operational on 2nd February 2006 in 200 डिस्ट्रिक्ट में पहले शुरू किया गया था। बाद में इसमें 130 डिस्ट्रिक्ट 2006-7 में जोड़े गए और 2008 अप्रैल आते आते सारे डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट करीब 700 के आसपास डिस्ट्रिक्ट आज जो हैं वो इसमें कवर्ड हैं पूरे इंडिया के। द एक्ट गिव लीगल राइट to rural household to claim 100 days of work per year within 5 किलोमीटर। अपने घर से 5 किलोमीटर के अंदर उनको जॉब जो है 100 डेज का एक हाउस होल्ड को क्लेम करने का अधिकार देती है ये एक्ट, और विद इन 15 डेज ऑफ मेकिंग सच क्लेम, और वो भी 15 दिन के अंदर। यदि ये दोनों कंडीशन फेल हो कि आपको जॉब जो है 5 किलोमीटर अपने घर से दूर मिले या 15 दिन के बाद मिले, तो स्टेट गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देगी एक फिक्स रेट के अनुसार से। द स्कीम हैज मल्टीपल एम्स। इसके एम तो वैसे तो 3 थे कि सोशल सिक्योरिटी है और जो एक एसेट क्रिएट करना है रूरल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए और पंचायती राज को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन और भी इसमें जुड़ गए। सो लेट अस अगेन सी कि इसके मल्टीपल एम क्या है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है सोशल एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। ये जो है आपको लाइवलीहुड सिक्योरिटी देता है पुअर को कि लास्ट रिसोर्ट है, कहीं जॉब नहीं मिलेगा तो नरेगा के अंदर जॉब मिलेगा। इसके लिए ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम भी बन जाता है। डेफिनेटली ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है क्योंकि पुअरेस्ट ऑफ पुअर को ये सर्व करता है। ये इंक्रीज करता है रूरल कंजम्पशन को क्योंकि उनके पास कैश इनकम आती है तो वो अपने डे टू डे में ज्यादा खर्च करते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए डिमांड बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेगा में जो काम होता है, चेक डैम बनते हैं, तालाब बनते हैं, प्लांटेशन लगाए जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए काम किया जाता है, जो आंगनबाड़ी बनाई जाती है, इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर बनाए, जो भी है, मतलब जो एसेट क्रिएट किए जाते हैं उससे जो है 2 चीजें होती है। एक तो रूरल डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चरल जो क्लाइमेट रेजिलियंस है वो बढ़ती है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होता है। इसके अलावा ये सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसका एम है क्योंकि ये गरीब तबके जो होते हैं, वुमेन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी, उसको ये एक तरह से इंक्लूजन देता है और सबको चूंकि बैंक अकाउंट खुलती है उसमें डायरेक्टली पैसा जाता है तो इंपावरमेंट होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होता है। एंड फाइनली ये ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी है उसको डीपेन करता है क्योंकि ये स्ट्रेंथन करता है पंचायती राज सिस्टम को, जिसके थ्रू ही जो है ये पूरा नरेगा इंप्लीमेंट होता है, तो उसकी जो है काफी अहमियत बढ़ जाती है। सो दीज आर द मल्टीपल एम्स ऑफ नरेगा। इट इज ए फ्लैगशिप रूरल डेवलपमेंट स्कीम। ये इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो है वो रूरल डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी का स्कीम है, प्रोवाइडिंग जॉब टू अबाउट 50 मिलियन एडल्ट। मतलब आप समझिए कि 50 मिलियन यानी कि करीब 5 करोड़ जो है लोगों को, एडल्ट को एवरी ईयर इसमें जो है दी जाती है। और अभी जो सेंटर से जो इसमें पैसा मिलता रहा है पिछले कुछ सालों में 60,000 करोड़ रुपए पर एनम है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा बजटरी प्रोविजन किसी भी स्कीम के लिए नहीं है। ये जो है सबसे बड़ा रूरल डेवलपमेंट स्कीम है पूरी दुनिया में कहीं भी। तो दिस इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। एक बार यदि आपने एक्ट और स्कीम के बीच का चूंकि फर्क समझ लिया, उसके रिलेशन समझ गए हैं, तो हम जो फीचर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों ही के हैं, एक्ट के क्या फीचर हैं और स्कीम के मिले जुले रूप में। फर्स्ट लेट अस सी, इट इज ए बॉटम अप क्योंकि नीचे से PRI से शुरू होती है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन, पीपल सेंटर्ड है क्योंकि कम्युनिटी को पूरा अधिकार होता है, सोशल ऑडिट करती है, इन्वॉल्व होती है प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूशन करने में। इट इज डिमांड ड्रिवन क्योंकि जो जॉब की जो है डिमांड होती है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट सप्लाई करती है, और सेल्फ सेलेक्टिंग है जो आगे हम लोग देखेंगे क्या है, एंड राइट बेस्ड है क्योंकि आपको जो है कानूनी हक मिलता है जॉब मांगने का, एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। सो इट इज बॉटम अप, पीपल सेंटर, डिमांड ड्रिवन एंड सेल्फ सेलेक्टिंग एंड राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सेकंड फीचर है ईच स्टेट टू हैव इट्स ओन वर्जन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसको ठीक से समझिए, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है
तो नरेगा जो है हर स्टेट में अपने अपने लेजिस्लेचर ने उसका एक्ट बनाया है और अपनी काउंसिल बनाई है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एजेंसी बनाई है और अपनी अपनी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वो लागू करते हैं, जो कि थोड़े बहुत जो है सेंटर के जो एक्ट हैं उससे मैच तो करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे मिनिमम वेज जो है वो अलग अलग राज्य में अलग दी जा रही है, कुछ जो कानून है वो अलग अलग हैं, हर स्टेट अपने अपने तरीके से करती है। जैसे महाराष्ट्र रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसी तरह हर स्टेट ने अपनी अपनी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है सेंटर के एक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ बनाया है। तीसरा फीचर है कि टाइम एंड डिस्टेंस लिमिट है, 5 किलोमीटर के अंदर देना है, 15 दिन के अंदर देना है, नहीं होने पे कंपनसेशन दिया जाएगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया। 1/3 बेनिफिशियरी मस्ट बी वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नरेगा में तो 50% से अधिक जो है काम करने वाले वुमेन है, तो इससे भी ज्यादा लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा वर्क साइट पे जो है ये सब फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे क्रेच यदि बच्चे यदि हैं वुमेन तो उसको ध्यान रखने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और फर्स्ट एड होना चाहिए। अब ये होता है या नहीं ये एक डिबेट का विषय है। सेल्फ टारगेटिंग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं पहले नहीं बताया। सेल्फ सेलेक्टिंग या सेल्फ टारगेटिंग का क्या मतलब है? कोई भी सब्सिडी स्कीम जो होती है या सोशल वेलफेयर स्कीम, उसमें समस्या होती है टारगेट करने की कि आप कैसे पिक एंड चूज करेंगे। इसमें कोई टारगेटिंग नहीं है, क्योंकि ये स्कीम स्वतः ऐसा है कि केवल गरीब आदमी ही काम मांगने आ सकता है, क्योंकि जॉब जो है वो मैनुअल जॉब है, तो कोई अमीर आदमी वेल टू डू आएगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि कोई पिक एंड चूज नहीं होता है, सेल्फ सेलेक्टिंग है। whoever demands get the work within 15 days, ये सबसे इसकी ब्यूटी है। इससे क्या फायदा होता है कि कोई इसमें जो है क्लाइंटलिज्म नहीं है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, और टारगेटिंग की जितनी समस्या आती है कि रॉन्ग टारगेटिंग हो गई, वो सब इसमें नहीं होती है, जो राशन कार्ड जैसे स्कीम में होती है। इसमें जो वेज रेट है वो वैरी करता है स्टेट टू स्टेट, लेकिन ये एक्ट में लिखा हुआ है या तो आपको मिनिमम वेज दिया जाएगा, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो अभी जो करंट जो है एवरेज जो वेज रेट है 210 रुपए पर डे है, जो कि करीब 35 to 40% लोअर है जो एग्रीकल्चरल लेबर के लिए मिनिमम वेज है अधिकतर स्टेट में। 60-40% रेशियो होता है लेबर और मटेरियल का। जो भी काम नरेगा के अंदर लिए जाएंगे उसमें 60% जो है लेबर कॉस्ट होना चाहिए, 40% केवल मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए, और पंचायत का पूरा से होता है कि किस टाइप के वर्क उसमें सेलेक्ट होंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इसका बहुत बड़ा एक फीचर है, क्योंकि ये डायरेक्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में किया जाता है बेनिफिशियरी के। जॉब कार्ड जो है पब्लिकली डिस्प्ले होती है, सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे है, उसके लिए एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाई गई है, पब्लिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्रचार किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी की कि जो ग्राम सभा है वो उसकी सोशल ऑडिट करती है सिविल सोसाइटी के साथ मिल करके, और इसके अलावा जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया के हैं वो भी जो है सेकंड लेवल ऑडिट करते हैं, इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए इसमें फंडिंग जो होती है वो शेयर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ऑफ कोर्स सेंटर ज्यादा पैसा देता है, लेकिन स्टेट भी काफी फंडिंग अपनी करती है। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ मनरेगा और द स्कीम बेस्ड ऑन मनरेगा। किस तरह के जॉब लिए जाते हैं मनरेगा में, जो लेबर होते हैं उनको उनसे कैसा काम कराया जाता है? तो एम तो ये है कि ऐसी ड्यूरेबल फिजिकल एसेट बने जो रूरल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर को रेजिलियंट बनाने में, क्लाइमेट से लड़ने में जो है हेल्प करे। तो इसमें देखिए क्या क्या जॉब लिए जाते हैं। वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग लिया जाता है, ड्राउट प्रूफिंग मतलब प्लांटेशन एंड एफोरेस्टेशन के काम किए जाते हैं, इरिगेशन कैनाल इंक्लूडिंग माइक्रो एंड माइनर इरिगेशन वर्क, जैसे कैनाल का मेंटेन करना, मड वर्क करना मतलब डिग करना और उसको कैनाल खोदना, फ्लड कंट्रोल और प्रोटेक्शन के काम किए जाते हैं, माइनर इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर और लैंड डेवलपमेंट के भी काम किए जाते हैं। कोई बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने की, और हॉर्टिकल्चर में फल फूल पौधा सब्जी लगाने को, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग डिसिल्टेशन ऑफ टैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाँव में जो है नए जो है तालाब बनाए जाते हैं, और जो तालाब सूख गए हैं या उसमें मड भर गया उसको क्लीन भी किया जाता है, ये बहुत बड़ा एक काम है। लैंड डेवलपमेंट और एंड रूरल कनेक्टिविटी, इसके तहत रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस भी रूरल एरियाज में किया जाता है। सो दीज आर द मनरेगा जॉब। यदि हम कुछ देखें कि किस टाइप के काम किया जाता है, मैंने कुछ पिक्चर लिया है, ऑफकोर्स इसके सोर्स मैंने रेफरेंस में दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लूज जो है बोल्डर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं चेक डैम टाइप का बनाया जा रहा है, जो कि फ्लड को रोकता है।
ये आप महाराष्ट्र में है, आप यहाँ सोर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक डेयरी शेड जो है वो तमिलनाडु में बनाया गया है, कैसे इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये हेल्प करता है रूरल इकोनॉमी को। यहाँ पे आंगनवाड़ी जो है नॉर्थ अंडमान में बनाया गया जनवरी 2016 में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से विलेज रोड बनाए गए हैं। केवल एक सैंपल है इस टाइप के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट जो है नरेगा वर्क से क्रिएट किए जाते हैं। नरेगा जो है एक लंबी लड़ाई का परिणाम है, एक लंबा स्ट्रगल या लंबा एफर्ट रहा है 50 सालों से कि कैसे जो रूरल पुअर पीपल हैं उनको एक राइट टू जॉब दिया जाए, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी हो और डिस्ट्रेस जो है पलायन नहीं होगा उसे। 1960 में सबसे पहले थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो एडवोकेटेड द नीड टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें बात की गई। 1972 में महाराष्ट्र टुक द लीड। अब यहाँ पे देखिए फिर एक एग्जाम्पल है जहां स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव लेती है और उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाती है। Maharashtra introduced Employment Guarantee Scheme (EGS). It guaranteed employment wage level to ensure a minimum level of subsistence, constructing productive asset and infrastructure and long-term development. आप देखिए किस तरह से महाराष्ट्र EGS है वो एक प्रेरणा का स्रोत बन गया नरेगा के लिए। 1980 में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोइंग महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP in 1980 and the Rural Landless Employment Guarantee Program RLEGP जो है वो भी जी हाँ छूट गया। RLEGP जो है नेशनल लैंडलेस रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये 1983 में लागू किया जाता है। इसके पहले 1978 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी आता था, जिसमें कि आप काम करेंगे तो आपको खाना मिलेगा, जिससे आपको कुछ तरह का लाइवलीहुड सिक्योरिटी रहे और फूड सिक्योरिटी भी हो। 1990 में देखिए क्या होता है, NREP एंड RLEGP ये दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और इसको मिला के जवाहर रोजगार योजना JRY लागू किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम लाया जाता है EAS, एश्योरिंग 100 डेज ऑफ वर्क इन 1993। EAS एंड JRY को बाद में फिर मर्ज कर दिया जाता है और उसको बना दिया जाता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY इन 1999-2000 में। फिर 2004 में क्या होता है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लाया जाता है NFWP इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाता है। बिफोर दिस जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना था उसका नाम बदल करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY कर दिया जाता है। 2004-05 में जो है नेशनल रूरल गारंटी प्रोग्राम NRGP बिल जो है टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में 22 दिसंबर 2004 को। इट वाज रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट। Modified bill finally presented in Parliament on 18 अगस्त 2005. National Rural Employment Guarantee was enacted on 23 August 2005. ये कुछ क्वेश्चन भी हो सकता है। After days of debate and amendments, NREGA मतलब नरेगा was made operational in 200 districts in February 2006. Subsequently, by 2008, all districts were covered. 2 अक्टूबर 2009 को ग्राम सभा दिवस मनाया जाता है, ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है और नरेगा का नाम बदल के कर दिया जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा। So this is the evolution of नरेगा in India. अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या राइट टू वर्क इंडिया में हमारा फंडामेंटल राइट है? ये इतना सीधा आंसर नहीं है। The Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Right, जो कि इंडिया भी इसको मानती है, recognizes the right to work in an employment of one's choice and the state's responsibility to safeguard this right. तो ये एक इंटरनेशनल एका है कि ऐसा मिलना चाहिए सिटीजन को हक काम करने का। आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work। और भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं लेकिन मैंने केवल एक पोर्शन लिया है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, लेकिन चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है और ये इसमें कंडीशन भी है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, तो ये फंडामेंटल राइट अपने आप में नहीं बन जाता है। लेकिन 1986 में एक लैंडमार्क जजमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स जजमेंट इन ओल्गा तेलीस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उन्होंने ये एक जजमेंट दे दिया कि राइट टू लाइवलीहुड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट इनहेरेंट इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21।
यहाँ आप याद कीजिए कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के राइट्स को जो है कहा है कि ये आर्टिकल 21 के तहत जो है फंडामेंटल राइट होता है। जैसे अभी सबसे हाल में राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 के तहत राइट माना गया, उसके पहले राइट टू इंफॉर्मेशन को और राइट टू एजुकेशन को भी आर्टिकल 21 के तहत जो है राइट माना गया। इसके अलावा राइट टू क्लीन एयर जो है, क्लीन इन्वायरमेंट को भी जो है, और राइट टू शेल्टर को भी आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है। तो इसके तहत जो है आप कह सकते हैं कि राइट टू लाइवलीहुड भी आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट बन जाता है। लेकिन नो पर्सन कैन सू द स्टेट, मतलब आप गवर्नमेंट को सू नहीं कर सकते, मतलब आप उसके ऊपर केस नहीं ठोक सकते फॉर नॉट प्रोवाइडिंग हिम विथ ए जॉब। आपको यदि जॉब ना दे तो आप केस नहीं कर सकते। लेकिन बट इफ एनी पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइवलीहुड except according to just and fair procedure established by law, he can challenge the deprivation as offending the right to life conferred by Article 21। दोनों में फर्क समझिए। मान लीजिए कि आपको जो है जॉब है और आपको बिना किसी कानूनी तरीके से आपको जॉब से बाहर कर दिया जाए, तो आप आर्टिकल 21 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं, रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट 21 का हनन है, क्योंकि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं किया गया, हमें लाइवलीहुड से वंचित किया गया है। नरेगा और राइट टू वर्क कैसे जुड़ता है, यहाँ पे आप देखिए, ये एक तरह से आपको लीगल राइट देता है। If a job card holder is not given any job within 15 days, she can claim compensation which is a fraction of wage rate। तो आपको जो है compensation लेने का हक मिल जाता है। तो एक तरह से आपको ये right to work देता है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि नरेगा वर्क करता कैसे है। तो इस स्लाइड में भी, आगे के स्लाइड में भी, A adult member on behalf of household submit application for job card to ग्राम पंचायत। आप यहाँ पे समझिए कि क्या हो रहा है। हाउस होल्ड को जॉब कार्ड मिलता है, ध्यान रखिए, ना कि किसी मेंबर को, और लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए कोई भी एडल्ट मेंबर जो हाउस होल्ड का है ऑन बिहाफ ऑफ हाउस होल्ड कैन सबमिट द एप्लीकेशन टू ग्राम पंचायत। अब क्या होता है, द ग्राम पंचायत रजिस्टर्स द हाउस होल्ड आफ्टर ड्यू डिलीजेंस, इंक्वायरी करके देख लेती है कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर है, इसमें जो मेंबर हैं वो एडल्ट हैं, और ये सब चीजें देख करके, एंड देन इशू जॉब कार्ड विद इन 15 डेज। यहाँ ध्यान रखिए कि जॉब कार्ड इशू टू हाउस होल्ड, नॉट टू इंडिविजुअल मेंबर, और एक ही जॉब कार्ड में लिखा रहता है कि इस हाउस होल्ड में 5 एडल्ट मेंबर हैं, तो पांचों उस जॉब कार्ड को यूज करके जॉब डिमांड कर सकते हैं। जॉब कार्ड हैज नेम्स ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। कैसा दिखता है जॉब कार्ड, ये देखिए, इस टाइप का एक जो है मैंने नेट से जस्ट लिया है, यहाँ पे फोटो मैंने हटा दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जॉब कार्ड होता है, उसमें जो एडल्ट मेंबर है उनका यहाँ तो एक ही नाम है, लेकिन यहाँ पे 5 नाम भी हो सकते हैं कि उस घर में ये लोग जो है एडल्ट हैं, और उसमें सबके फोटो अलग लगे होते हैं। दिस इज द जॉब कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड। अब देखिए, जॉब कार्ड होल्डर सबमिट एप्लीकेशन फॉर जॉब टू पंचायत और प्रोग्राम ऑफिसर। नरेगा के लिए हर पंचायत में प्रोग्राम ऑफिसर होता है, उसको या ग्राम पंचायत को आप जॉब कार्ड लेकर के आप अपनी जॉब की डिमांड करते हैं कि हमको जॉब दीजिए। आप ये भी कमिट करते हैं कि हम 15 दिन तक लगातार काम करने के लिए रेडी हैं, मैनुअल जॉब करने के लिए। उसके बाद लेटर प्रोवाइडिंग वर्क गिवन टू एप्लीकेंट इशूड, तब जो आपको एक जॉब का ऑफर जो है उसको इशू किया जाता है, उसको ग्राम पंचायत भवन में भी लगा दिया जाता है, जिससे कि सब लोग देख सकें कि इस जॉब कार्ड होल्डर को जॉब दिया गया है, और कहाँ पे जॉब दिया गया उसका पूरा डिटेल लिखा होता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की बात है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि जॉब जो है 5 किलोमीटर के अंदर देना है और 15 दिन के अंदर देना है। दोनों ही कंडीशन मीट नहीं होने पे आपको कंपनसेशन लेने का स्टेट गवर्नमेंट से हक है। सो दिस इज द वे हाउ मनरेगा वर्क। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे जो है पेमेंट में किया जाता है वर्कर को जब मनरेगा में वो काम करते हैं। पहला है कि जॉब इज डन बाय द जॉब कार्ड होल्डर, उसने जॉब कर दिया तो आपको जो है जैसे ही आपने जॉब किया वो साइकिल शुरू हो जाती है। सबसे पहले स्टेज 1 आता है, जहां पे कि 5 स्टेप है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट टू फिल ए मस्टर रोल। एक मस्टर रोल, यहाँ मास्टर रोल लिखा गया, उसको मस्टर रोल भी कहते हैं, MUSTR। उसमें सारे जॉब का डिटेल होता है कि अमुक आदमी ने जॉब कार्ड होल्डर नंबर दिस इसने ये काम किया। देन दे जनरेट एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑर्डर, FTO जनरेट करता है, ऑब्टेन 2 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड पुश एन E-पे इलेक्ट्रॉनिक पे ऑर्डर ऑनटू मनरेगा सर्वर। यहाँ पे एक पूरी जो है नेशनल जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है एक सॉफ्टवेयर लागू की गई है, एक सर्वर बनाया गया है, जिसमें सारी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होती है, डायरेक्टली आधार लिंक बैंक अकाउंट में जो बेनिफिशियरी उसकी होती है। देन स्टेज 2 में क्या होता है, विच एंड्स विद क्रेडिटिंग ऑफ पेमेंट इन द बेनिफिशियरीज आधार लिंक बैंक अकाउंट। और ये सारा जो है 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर कंपनसेशन डिले पेमेंट पे लेने का अधिकार है। Both stage 1 and stage 2 should complete within 15 days. In
टू हैव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन नरेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है NEFMS, जो कि डायरेक्टली आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में लेबरर के, जो मनरेगा लेबरर है उनके अकाउंट में सीधा पेमेंट कर देता है, जिससे कि कोई लीकेज और करप्शन ना हो पाए। तो दीज आर द वे हाउ मनरेगा लेबर्स आर मेड द पेमेंट। यदि हम देखें कि इसका असर क्या पड़ा है, इम्पैक्ट क्या पड़ा है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है कि यदि सोशल सिक्योरिटी या सेफ्टी नेट के तहत यदि आप देखिए तो क्या क्या इसके असर पड़े हैं, और ये सब जो है वो लोकल सर्वे रिसर्च आर्टिकल के बेसिस पे है। मैंने सभी को जो है रेफरेंस में दे भी दिया, जिसके बेसिस पे ये फैक्चुअल यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रहा हूँ। मनरेगा हेल्प स्टॉप शॉर्ट टर्म डिस्ट्रेस माइग्रेशन। जो लोग जब जब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आते हैं, कहीं पे अकाल जैसा पड़ जाए, ड्रॉट हो जाए, तो कैसे लोग जो है पलायन कर जाते हैं शहर से, इसको डिस्ट्रेस माइग्रेशन बोलते हैं। तो इसमें बहुत कमी आई है, कहीं कहीं जगह पे तो 22% तक कमी आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म माइग्रेशन इससे जो है कोई अफेक्टेड नहीं हुआ है इस सेफ्टी नेट से। दूसरा है इट हेल्प रूरल पुअर टू अवॉइड हंगर, क्योंकि यहाँ पे सर्वे से पता लगा है कि भूख कम हुई है, कोप अप विद इलनेस, लोग ज्यादा हेल्दी हुए हैं, कम बीमार पड़े हैं, अवॉइड माइग्रेशन जो मैंने आपको बताया, इंप्रूव फूड इंटेक और न्यूट्रिशन बढ़ा है, खास करके बच्चों में भी, बूढ़े में भी और औरतों में भी। इट इम्प्रूव्ड हेल्थ स्टेटस भी बढ़ा है जो मनरेगा वर्कर हैं, एंड उनके बच्चों को स्कूल में भेजे जाने का इंसिडेंस भी बढ़ा है। इसके अलावा जो गरीब और मार्जिनलाइज लोग हैं वो हजार्डस और डिमीनिंग काम जैसे कि वो मैला उठाना, इन सब से भी उनको जो है मुक्ति मिली है। Another apparent benefit has been financial inclusion, खास करके औरतों और जो डिसेबल लोग हैं, चूंकि उनको भी इसमें वर्क दिया जाता है, जो चेयर पे बैठ के काम करते हैं, तो उन लोगों को भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला है, उनका बैंक अकाउंट मिला है, उसमें डायरेक्ट पैसा जाता है, तो उनको एक फील एम्पावरमेंट का भी होता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुई है। मनरेगा वेजेस डू सीम टू इम्प्लिसिटली इन्फोर्स ए वेज फ्लोर। इसमें क्या होता है कि अब आपको कोई जमींदार है या कोई और अमीर आदमी है गांव में जो काम देता है, वो आपको मनरेगा के रेट से कम यदि रेट पे देगा तो आप काम नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये वेज का जो मिनिमम वेज जो है गांव में तय करता है, वेज फ्लोर कहते हैं। सो इट reduces exploitation of labor in rural areas। दूसरा इसका सबसे लास्ट जो सोशल बेनिफिट का, जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो फायदा देख सकते हैं, वो है इट हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू एलिविएट द कंसिक्वेंसेज ऑफ रूरल डिस्ट्रेस, जो कि अभी इंडिया बहुत झेल रहा है। तो इसके रूरल डिस्ट्रेस से उबरने के लिए भी मनरेगा बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये लास्ट रिसोर्ट बन जाता है सोशल सेफ्टी नेट का। कुछ नहीं होगा तो मनरेगा में जॉब मिलेगा। अभी आपने देखा कि कैसे कोरोना वायरस जैसी लॉकडाउन हुआ, कैसे लाखों मजदूर पलायन करने लगे। उनके मन में ये होगा कि यार कुछ नहीं होगा तो गांव में मनरेगा के अंदर काम कर लेंगे, छोड़ो भाई, कम पैसे में ही गुजारा कर लेंगे। तो ये रूरल डिस्ट्रेस को जो है वो रोकता है। देन क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल फिजिकल एसेट, इस तहत देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा एसेट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, क्योंकि आपने देखा चेक डैम बनाते हैं, पॉन्ड बनाते हैं, एफोरेस्टेशन का काम करते हैं, हॉर्टिकल्चरल करते हैं, लैंड रिक्लेमेशन करते हैं। तो इससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें एग्रीकल्चर को रेजिलियंट बनाती है, क्लाइमेट के जो बैड इफेक्ट है चेंज के उसको रोकती है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करती है, जैसे कि सॉइल इरोजन को रोकती है चेक डैम और बंद बना करके, डिफोरेस्टेशन को भी रोकती है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इससे होता है। मनरेगा वर्क बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन कॉमन्स, क्योंकि ये अधिकतर कॉमन लैंड पे काम होता है, तो इससे जो कॉमन जो रिसोर्स डेवलपमेंट है वो बढ़ता है, जैसे कि गांव का तालाब, गांव का फॉरेस्ट या चेक डैम एंड इस तरह की चीजें, एंड स्ट्रेंथन द नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ द रूरल एरियाज। देन फाइनल जो इसका इम्पैक्ट मैंने लिया है इस हेडिंग में, डिसेंट्रलाइजेशन, एम्पावरमेंट and deepening of grassroots democracy. Manrega has been transformative and empowering. Truly, women's empowerment हुआ है, जो डिसेबल लोग हैं उनका एम्पावरमेंट हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, एंड इट हैज एम्पावर्ड द लोकल कम्युनिटी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRIs एंड सिविल सोसाइटी मेंबर्स इन रूरल एरियाज, क्योंकि वो अपने हाथ में कमान लेते हैं कौन सा वर्क होगा, कैसे होगा, उसकी सोशल ऑडिट होगी, चेक करने का और इन्वॉल्व होने का। तो लोकल कम्युनिटी को पूरा मौका मिलता है कि लोकल रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करें, कैसे जो अपने प्लान प्रोग्राम को लगाएं रूरल डेवलपमेंट के लिए। सो इट हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन लेसनिंग हिस्टोरिकल क्लास इम्बैलेंसेज इन रूरल एरियाज। इसमें भी हुआ है कि जो क्लास एक बन गई थी
रिच एंड पुअर एंड वेरी पुअर, उसको भी इसने थोड़ा कम तो किया ही है। एंड शिफ्ट टुवर्ड्स पोस्ट क्लाइंटलिस्ट पॉलिटिक्स। पोस्ट क्लाइंटलिस्ट पॉलिटिक्स क्या होता है, या क्लाइंटलिस्ट पॉलिटिक्स मैंने आपको बार बार बताया, ये पैटर्न क्लाइंट एक बन जाती है कि हम आपको जो है कुछ फैसिलिटी देंगे, हम आपको पैट्रोनेज देंगे, आप मुझे जो है वोट दीजिए या मुझे जो है हेल्प कीजिए। तो ये जो एक बनती है, इसको ये तोड़ता है। इट इज सेल्फ टारगेटिंग, जो मैंने आपको बताया। तो इससे कोई क्लाइंट बनने की कोई जरूरत होती नहीं। कोई आपको गांव में जो इलीट है या जमींदार नहीं कह सकता कि भाई तुमको हम मनरेगा के अंदर काम दिलवा देंगे, क्योंकि जो मांगेगा उसको काम मिलेगा। इसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं, इसलिए ये यूनिवर्सल है और क्लाइंटलिज्म को ये ब्रेक करता है। तो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ मनरेगा। इसको और आप एक्सपेंड करके आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। फाइनली हम एक छोटा डिबेट करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। फायदे तो बहुत ऑब्वियस हैं, इसको तो मैंने लिखा है, आपको अब तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन जस्ट मैं रीड आउट कर देता हूं। इट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इट एम्पावर वुमेन एंड मार्जिनलाइज, जैसे कि जितने भी जो लैंडलेस फार्मर हैं, जो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, या इवन जो डिसेबल हैं, ओल्ड एज के हैं, उन सबको एक सेफ्टी नेट देता है। इट रिड्यूसेस डिस्ट्रेस माइग्रेशन, हंगर, पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड हेल्पलेसनेस जो होती है गरीबी के चलते, उसको कम करता है। इट एम्पावर्स लोकल कम्युनिटी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इट इज सेल्फ टारगेटिंग, तो कोई कंपटीशन नहीं है, यूनिवर्सल है, इसलिए ये क्लाइंटलिज्म को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूस लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड इट सेट्स ए वेज फ्लोर। इट क्रिएटेड एसेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इट इज पार्टिसिपेटरी, क्योंकि लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है। इट इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि सब कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिकली होता है और पब्लिक डोमेन में रहता है, और सोशल ऑडिट होती है, सीएजी ऑडिट भी होती है, और इससे अकाउंटेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी इसके माइनसेस देखें तो बहुत ज्यादा माइनस है नहीं। मैंने जो कुछ माइनसेस लिए हैं वो इस स्कीम की माइनस नहीं है, इसको किस ढंग से इंप्लीमेंट किया गया है गलत ढंग से, उसके माइनसेस हैं। तो यदि आप देखें, सबसे पहले जो स्कीम की माइनस जो है वो एक दो जो लोग कहते हैं वो ये है कि इट हैज डिस्टॉर्टेड लेबर मार्केट। ये सबसे बड़ा इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। इसमें क्यों ऐसा लगाया जाता है? इसका कहना है कि क्योंकि गांव में बैठे बैठे आपको मैनुअल जॉब मिल जाता है, तो लेबर जो है, लेबर क्लास मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया में आकर के प्रोडक्टिव जो और कर सकते हैं, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो आलस के चलते नहीं करते, क्योंकि उनको अपने घर के 5 किलोमीटर के अंदर में मिलता है। इससे क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन इफेक्ट हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ह्यूज अमाउंट ऑफ रूरल लेबर चाहिए। इससे जो है दोनों को लॉस हुआ है, लेबर को कम पैसे मिलते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है लेबर नहीं मिल रहा है। इट हैज डिस्टॉर्टेड द लेबर मार्केट। मतलब इसने एक तरह समझिए कि लेबर की जो है डिमांड को जो है बहुत कम कर दिया है। लो क्वालिटी अनयूजफुल एसेट है। कई लोग कहते हैं कि ये तो एक तरह से होल, मतलब कि होल डिगिंग है, एक ही चीज को करते रहो, तालाब खोदते रहो, मड में खेलते रहो, कुछ होता नहीं है, तालाब को साफ करो, इधर करो। मतलब इसकी जो जो यूटिलिटी है एसेट की, वो कुछ खास नहीं है, बस केवल आपको काम देने के लिए कुछ कुछ जो है कराया, गड्ढे कोड़ाया जाता है। काफी लोग इसकी बुराई इस बारे में करते हैं। देन पुअर लिंकेज टू अदर वेलफेयर स्कीम। इतने सारे वेलफेयर स्कीम है, यदि आप उसको देखने लगे तो परहैप्स हो सकता है सैकड़ों वेलफेयर स्कीम जो है रूरल एरियाज में चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, या आप देखेंगे लैंडलेस लेबर के लिए कई सारे स्कीम है, फूड की है, मिड डे मील की है, एंड मेनी मेनी अदर काइंड ऑफ स्कीम्स हैं जो कि इससे जुड़े हुए नहीं है। इसके चलते सभी अलग थलग चलते हैं। ये इसकी कोई बुराई है नहीं, लेकिन इसमें नरेगा भी अफेक्टेड होता है। देन इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो कुछ बुराइयां हैं वो है कि मिनिमम वेज से करीब 30 to 40% जो है यहाँ लोअर वेज, कम वेज मिल रहा है, ये एक गलत बात है। डिले इन वेज पेमेंट, ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा डिले होती है, जो 15 दिन के अंदर देना ऐसा होता नहीं है। और डिले इन रिलीज ऑफ फंड्स, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार सरकार को डांट लगानी पड़ती है, तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड रिलीज करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी फंड, दोनों के फंड रिलीज में देरी होती है। इससे जो है वेज पेमेंट करने में भी देरी होती है। देन ये भी एक बहुत चिंता का विषय है कि 100 डेज गारंटीड जॉब तो है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि लगभग 50 दिन से भी कम जॉब जो है ऑन एवरेज साल में एक हाउस होल्ड से ले पाया। अब इसके जो भी रीजन हो, लेकिन ये एक चिंता का विषय है। देन करप्शन, नेपोटिज्म और क्लाइंटलिज्म, इससे घटी तो है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आपको आश्चर्य लगता होगा क्लाइंटलिज्म कैसे हो सकती है, इसमें तो सेल्फ टारगेटिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत जब किसी हाउस होल्ड को जॉब देती है तो उसकी जो इंक्वायरी है, उसके हाथ में ताकत है। कई हाउस होल्ड को बहुत जल्दी मिल जाता है जॉब कार्ड, किसी को कम मिलता है। यहाँ एक
पैट्रोनेज होती है, नेपोटिज्म भी होता है और करप्शन, यहाँ तक कि ऑनलाइन पेमेंट के बाद भी ये पता लगा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है कुछ कट जो है पैसे जो है लिबरल से ले लेते हैं। इन सब चीज़ों का कॉन्ट्रैक्टर और ब्यूरोक्रेट का नेक्सस भी इसमें उभर के आया है। कई चीज़ें ऑडिट से पता लगी हैं जिससे पता लगता है कि ये पूरी तरह से करप्शन मुक्त नहीं हो पाया है। So these are the pros and cons of Manrega, but all said and done, Manrega is a truly transformative and emancipatory सोशल सिक्योरिटी रूरल डेवलपमेंट स्कीम, और इस पे इन्वेस्ट करने, इस तरह के प्रोग्राम को अच्छे से चलाने और इन्वेस्ट करने की बहुत ही जरूरत है इंडिया जैसे गरीब कंट्री में। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। यदि हम ये देखें कि एमजी नरेगा और वीवीजी राम जी, चलिए इसके पहले वीवीजी राम जी के बारे में बता दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 में पार्लियामेंट से पास कराया गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट। विकसित भारत इसमें पहले लगाया, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इसका जो पूरा शॉर्ट फॉर्म हुआ वीबी, विकसित भारत, जी स्टैंड फॉर गारंटी एंड जी स्टैंड फॉर अगेन जी राम जी, आजीविका मिशन ग्रामीण। तो आप चेक कर लीजिए जैसे भी है, लेकिन इसका नाम जो है वीबीजी राम जी शॉर्ट में कहा गया। ये बहुत ही अजीब सा नाम भी था, इस पे काफी टीवी में विवाद हुआ। अब महात्मा गांधी को भी घसीटा गया और राम को भी घसीटा गया पॉलिटिक्स में। जो विरोधी दल के लोग थे वो, उनका कहना था कि आपने गांधी जी के नाम को हटा दिया। जो सत्ता पक्ष के लोग कहना था हम तो राम जी का नाम लेके आ गए। एंड ऑल वेरी बैड काइंड ऑफ जो डिबेट होती हुई, हम लोगों से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। इसका नाम है वीवीजी राम जी। अब यदि हम एमजी नरेगा और वीवीजी राम जी को देखें तो दोनों बहुत ही अलग हैं अपने इंटेंट, कंटेंट और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी में। पहले ये समझ लीजिए कि एमजी नरेगा का एक दूसरा रूप नहीं है, ये नया अवतार है, या कह लीजिए एमजी नरेगा अब खत्म हो गया, एक नई स्कीम जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी की वो लाई गई है, ऐसे इसको समझिए। दोनों में कंपैरिजन देखिए, इसमें जो गारंटी थी एमजी नरेगा में 100 दिन की थी। एक हाउस होल्ड को, एक आदमी को नहीं था, रूरल एरियाज में एक जो घर है, मान लो 5 व्यक्ति है, उसमें अनस्किल्ड जो लेबर है, कोई स्किल आपको नहीं चाहिए, जस्ट मान लो कोई जो लेबर होता है वो अनस्किल्ड लेबर, 100 दिन का गारंटी आपको मिल सकता है। जबकि वीवीजी राम जी में गारंटी 125 दिन का कर दिया गया। तो ये तो अच्छी बात है कि गारंटी बढ़ाई गई, लेकिन यहाँ पे मेन जो है डिफरेंस है, एमजी नरेगा में 100% जो पूरा जो वेज बिल था जो लेबर को मिलता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती थी। अब वो 60-40 के रेशियो में हो गया है, मतलब 40% स्टेट को लगाना होगा। आप समझिए, ये सबसे एक तरह का मैं कहूँ तो एक चोट है एमजी नरेगा के स्वरूप पे, क्योंकि स्टेट जो है आपको पता है फ्रीबीज के चलते, वो तो लाडली बहना, लाड़की बहना, मैया स्कीम, बहना स्कीम में उस पैसे दिए जा रहे हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट बनी है उनका खजाना खाली है। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के जो सैलरी पेंशन उससे ही बेचारे परेशान थे, और अब ये फ्रीबी से परेशान है। सत्ता तो मिल गई फ्रीबी के नाम पे या जैसे भी, और उसके बाद जो है आपको परेशानी के पैसे नहीं खजाने में, और ऊपर से अब आ गई कि वीवीजी राम जी में 40% देनी है। सोचो स्टेट क्या करेगी, आई डोंट नो। अब जो है 40% से 40% तो जनरल स्टेट को है, लेकिन जो स्टेट पहाड़ी हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन है, उनको चलो 10% ही देना है। ये जनरल गवर्नमेंट का होता है। जनरल जो स्टेट होते हैं उनको 40% देना होता है, और जो पहाड़ी और हिल स्टेट, हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट है, 90% सेंटर देती है, 10% स्टेट, लेकिन स्टेट को शेयर करना है। यहाँ पे क्या था कि ईयर राउंड आपको वर्क गारंटी थी। इसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि जो किसानी का सीजन होता था वहां पे लेबर नहीं मिलते थे, क्योंकि एमजी नरेगा तो सालों भर खुला है। इसको देखते उन्होंने एक करेक्शन किया कि 60 डे का एक सीजनल नो वर्क पीरियड लाया है, कि यहाँ पे आपको कोई काम नहीं मिलेगा। ये एक तरह से ठीक है, जैसे कि किसान लोगों को थोड़ा फायदा हो, बैलेंसिंग हो, लेबर मिल जाए। एसेट क्रिएशन जो था, जनरली ये गांव में छोटे तालाब बने, बंद बने, मेड़ बनी, इस टाइप की छोटे छोटे की एफोरेस्टेशन का काम किया गया। बहुत ही लोकल फोकस होता था जो ग्राम पंचायत कहती थी। अब इसको क्या किया गया है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाया गया है कि गांव में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, और उसमें नरेगा को इंटीग्रेट किया गया है। मान लो गांव से कोई सड़क बन रही है, पीएम ग्राम सड़क योजना, तो उसका एक पार्ट जो है वो एमजी नरेगा से बनेगा। अब ये भी बहुत ही इतना आसान नहीं है, देखो कैसे इंटीग्रेट होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है उसका इसमें स्लो एडॉप्शन हुआ था। बाद में बायोमेट्रिक यूज हुई, ऑनलाइन पेमेंट भी हुआ, यूपीआई हुआ, लेकिन स्लो स्लो हुआ, क्योंकि ये जब लागू हुआ था 2005-6 में, तो उस तरह से मोबाइल का एडॉप्शन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ब्रॉडबैंड नहीं था।
तो अब तो खैर सब कुछ आ गया, एआई तक आ गई है। तो अब इसमें जो है पीएम गति शक्ति का यूज डे वन से हो रहा है। पीएम गति शक्ति एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडिया के सारे जो एसेट हैं, सारे स्कूल, कॉलेज, नहर, बांध, पोर्ट, रोड, सड़क, रेल, उन सब को ना डिजिटलाइज करके और उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को मार्क करके, जिससे कि बिल्कुल मार्क किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे ऑफ इंडिया मैप पे उसको मैप कर दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे रोड है, कहाँ रेल है, कहाँ पोर्ट है। तो उसको ये यूज करेंगे अपनी प्लानिंग में। इसके अलावा इन्होंने युक्त धारा पोर्टल बनाया है जिससे कि ये एसेट को प्लान करेंगे। और आईसीटी का इसमें यूज जो है एक्ट में ही है कि आईसीटी के ही फुल यूज से होगा। तो ये डे वन से जो है टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन के साथ में है। इतना भी यदि आप लिख दोगे, कहीं ना कहीं अपने में जरूर लिखना, यदि नोट भी आए, छोटा सा पैराग्राफ जरूर लिखना कि अब जो है 1 जुलाई से, और ये भी ध्यान देना कि 1 जुलाई 2026 से लागू हो रही है, अभी तो 1 महीने इसमें है। तो ये बताना कि 1 जुलाई से जो है ये लागू होगी, और उसके लिए जो है जो डिफरेंस है वो थोड़ी सी लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इससे सेटर जो जो एग्जामिनर है वो सोचेगा कि आप अपडेटेड हो। These are the references you can see from where I have taken all those facts. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। यदि आप रियली इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, यदि ऐसा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, पॉल साइंस की कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो वेबसाइट है paulsciencehelp.in। कई चीजें इसमें आपको फ्री मिलती हैं, पीडीएफ एंड ऑल। ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com। टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp। और ट्विटर है @paulsciencehelp। इजी है, पॉल साइंस हेल्प, POLSC हेल्प। और आप जुड़ जाते हैं एक नॉलेज कम्युनिटी से जिसका पैशन है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करना, और उसके थ्रू अपने लाइफ को डेल्टा चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना, बेटर बट हैप्पीली। मेन कंसर्न है टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।